चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही खास धारा 135 की। अब ये धारा किस बारे में है? ये है नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय के बारे में। तो चलिए बिना कोई देर किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहला सवाल, भाई इस धारा की जरूरत ही क्यों पड़ी? सोच कर देखिए, मान लीजिए कोई आदमी है, उसे नगर पालिका का टैक्स देना है, पर वो टैक्स दिए बिना ही अपना सारा सामान लेकर या खुद ही शहर छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाता है। तो अब क्या होगा? क्या नगर पालिका हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? क्या वो अपना टैक्स वसूल नहीं कर पाएगी? बस इसी क्या होगा का जवाब है धारा 135। आज हम इस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि असल में प्रॉब्लम क्या है और इसका सलूशन क्या है। फिर वारंट भेजने का पूरा प्रोसेस समझेंगे। उसके बाद वारंट का एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो जानेंगे। फिर देखेंगे पैसों का हिसाब किताब यानी फाइनेंशियल सेटलमेंट। और आखिर में सारे मेन पॉइंट्स को समराइज करेंगे और एक एमसीक्यू से आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, धारा 135 का सीधा सा मकसद बस एक ही है, उस सिचुएशन को हैंडल करना जब कोई टैक्स डिफॉल्टर या उसकी प्रॉपर्टी नगर पालिका की सरहदों के बाहर चली जाए। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि धारा 135 लगती कब है? क्या हर केस में लग जाएगी? नहीं, इसके लिए 3 कंडीशंस हैं और ध्यान दीजिएगा, तीनों का पूरा होना जरूरी है। पहली कंडीशन, धारा 131 के तहत एक रिकवरी वारंट पहले से इशू हो चुका होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उस डिफॉल्टर की कोई भी प्रॉपर्टी मतलब चल अचल, मूवेबल, इमूवेबल कुछ भी नगर पालिका की लिमिट्स में मिल नहीं रहा। और तीसरी, वो बंदा खुद नगर पालिका छोड़कर कहीं और जा बसा हो। जब ये तीनों बातें एक साथ होंगी तभी धारा 135 पिक्चर में आएगी। और बस इन्हीं सब समस्याओं का एक अचूक समाधान है धारा 135। इसका मेन गोल क्या है? इसका गोल है नगर पालिका की रिकवरी पावर को उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर ले जाना। मतलब पावर को इतना बढ़ा देना कि कोई भी डिफॉल्टर ये सोचकर बच ना पाए कि अरे मैं तो शहर से बाहर आ गया, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ आ गई, सॉल्यूशन भी पता चल गया। अब देखते हैं कि यह पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। और इस कहानी का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी कि CMO। तो कानून ये कहता है कि CMO साहब उस रिकवरी वारंट को उस एरिया के तहसीलदार या मैजिस्ट्रेट को भेजेंगे जहां पर या तो वो डिफॉल्टर खुद रह रहा है या फिर उसकी प्रॉपर्टी पड़ी है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है क्योंकि यहीं से नगर पालिका का जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार एक्सपैंड होता है। ओके, तो वारंट भेज दिया गया, पर अब आगे क्या? अब असली एक्शन शुरू होता है। अब सारी जिम्मेदारी उस दूसरे एरिया के ऑफिसर की है जिसके पास वारंट पहुंचा है। और यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानूनी शब्द आता है, पृष्ठांकन, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोर्समेंट। इसको अच्छे से समझिएगा। इस पूरे एग्जीक्यूशन प्रोसेस को हम 4 सिंपल स्टेप्स में बांट सकते हैं। स्टेप 1, तहसीलदार या मजिस्ट्रेट को वारंट रिसीव होता है। स्टेप 2, वो उस पर अपना एंडोर्समेंट करते हैं, मतलब साइन करते हैं। स्टेप 3, इसके बाद वो प्रॉपर्टी को कुर्क यानी अटैच करके उसकी नीलामी करवाते हैं। और फाइनल स्टेप 4, नीलामी से जो भी पैसा मिलता है उसे वापस ओरिजिनल नगर पालिका को भेज दिया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पृष्ठांकन या एंडोर्समेंट आखिर है क्या भला? देखिए, सिंपल भाषा में इसका मतलब है उस बाहरी ऑफिसर का यानी तहसीलदार या मजिस्ट्रेट का वारंट के ऊपर अपना सिग्नेचर करना। लेकिन ये कोई मामूली सिग्नेचर नहीं है, इस एक साइन में बहुत पावर है। इस साइन के होते ही वो वारंट उस नए एरिया में लीगली वैलिड हो जाता है और उस ऑफिसर को एक्शन लेने की सारी पावर मिल जाती है। कानून में तो साफ साफ लिखा है, और इस लाइन को ध्यान से सुनिए। पृष्ठांकन के बाद वो ऑफिसर उस वारंट को ठीक वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि वो वारंट उसने खुद जारी किया हो। मतलब समझ रहे हैं? उसके लिए वो वारंट अब पराया नहीं रहा, अपना हो गया। जितनी पावर उसके खुद के जारी किए वारंट में होती है उतनी ही पावर अब इस बाहर से आए वारंट में भी आ गई। दोस्तों, अगर स्मार्टेस्ट सिंपल का ये एफर्ट, ये समझाने का तरीका आपकी तैयारी में वाकई कोई वैल्यू ऐड कर रहा है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाएं। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, फाइनेंशियल सेटलमेंट। मतलब प्रॉपर्टी तो बिक गई, पैसा भी आ गया, अब इस पैसे का होगा क्या, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, ये समझते हैं। यहाँ कानून बड़ा क्लियर है।
देखिए, नीलामी से जो भी पैसा आया, मान लीजिए 100 रुपए आए, तो उसमें से सबसे पहले वो तहसीलदार या मजिस्ट्रेट अपना खर्चा काटेंगे। कौन सा खर्चा? जो भी उस कुर्की और नीलामी की पूरी कार्रवाई में लगा है। वो खर्चा काटने के बाद जो पैसा बचेगा, सिर्फ और सिर्फ वही पैसा ओरिजिनल नगर पालिका को वापस भेजा जाएगा। पूरा पैसा नहीं भेजा जाता, ये याद रखिएगा। तो हमने पूरी धारा 135 को डिटेल में समझ लिया। अब चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये समरी आपके बहुत काम आएगी। इस टेबल को देखिए, ये पूरी धारा का निचोड़ है। पहला पॉइंट, ये धारा कब लागू होगी? जवाब, जब नगर पालिका की सीमा में कोई प्रॉपर्टी ना मिले। दूसरा, वारंट भेजा किसको जाएगा? याद रखिए, सिर्फ तहसीलदार या मजिस्ट्रेट को, किसी और को नहीं। तीसरा, सबसे जरूरी प्रोसेस क्या है? वारंट पर एंडोर्समेंट। चौथा, उस बाहरी ऑफिसर की पावर कितनी होगी? उतनी ही जैसे उसने खुद वारंट जारी किया हो। और पांचवा और आखिरी पॉइंट, पैसों का क्या होगा? पहले खर्चा कटेगा, फिर बची हुई रकम वापस जाएगी। बस ये 5 पॉइंट याद रख लिए तो धारा 135 आपकी मुट्ठी में है। चलिए, अब तक जो पढ़ा उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। आपके सामने आरपीएससी लेवल का एक एमसीक्यू आ रहा है। देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना है। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए। धारा 135 के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से सही कौन कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट, सीएमओ वारंट को सीधे जिले के एसपी को भेज सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, तहसीलदार या मजिस्ट्रेट को वारंट मिलने पर उस पर एंडोर्समेंट करना जरूरी होता है। तीसरा स्टेटमेंट, एंडोर्समेंट के बाद वो ऑफिसर वारंट को ऐसे एग्जीक्यूट करेगा मानो उसी ने जारी किया हो। और चौथा स्टेटमेंट, नीलामी से मिला सारा का सारा पैसा बिना कोई कटौती किए नगर पालिका को भेजा जाना चाहिए। सोचिए और बताइए सही क्या है। आराम से सोचिए, कोई जल्दी नहीं। और जो भी आपका जवाब है, ए, बी, सी या डी, उसे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। ओके, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 2 और 3 ही सही हैं। अब समझिए कि बाकी गलत क्यों हैं। स्टेटमेंट 1 गलत है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि वारंट एसपी को नहीं, तहसीलदार या मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। और स्टेटमेंट 4 क्यों गलत है? क्योंकि समस्त राशि नहीं भेजी जाती, पहले खर्चा काटा जाता है, फिर बची हुई राशि भेजी जाती है। इसलिए स्टेटमेंट 2 और 3 एकदम परफेक्ट हैं। उम्मीद है धारा 135 का ये पूरा एनालिसिस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्मार्टेस्ट सिंपल पर हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी तैयारी को आसान और मजबूत बनाया जाए। और हाँ, हमारा शेड्यूल याद रखिएगा। अधिनियम की धाराओं पर हमारी प्रस्तुति दिन में 3 बार आती है, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे। इसके साथ ही डेली सूजस सार करंट अफेयर्स भी आपको मिलता है। हमारी अगली पेशकश होगी डेली राजस्थान करंट अफेयर्स पर, तो उसे भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।